आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम और वह है अकाउंट सब्जेक्ट की, जिसमें हमारा टॉपिक है एनपीओ, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या यूं कहिए कि अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। उसमें हमने पार्ट 1, 2, 3 पहले ही क्वेश्चन नंबर 6 तक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। उसका प्रॉफिट, उसका लाभ आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके ले सकते हैं, और बाकी हम उसका पार्ट 1, 2, 3 का जो लिंक है उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने चल रहे हैं और आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन यानी चंदा 6,520 रुपए, 6,520 लिखा है। ये प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी की बुक से मिला सकते हैं और वहीं से ही हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। ये करंट ईयर है, 2020 हमारा करंट ईयर है। यहां पर जो भी इनकम और जो भी एक्सपेंडिचर यानी खर्चे हम लिखेंगे वह सिर्फ 2020 से ही रिलेटेड लिखेंगे। अगर उसमें 2021 या 2019 का कोई भी अमाउंट शामिल होगा उसको निकाल के फेंक देंगे, ओनली 2020 के अमाउंट्स को भरेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 6,520 लिखेंगे। नीचे देखेंगे आप एक इंफॉर्मेशन लिखा है, आउटस्टैंडिंग है यानी बकाया, चालू वर्ष का बकाया चंदा 1,000 रुपए। इसमें जोड़ देंगे तो चालू वर्ष के जो टोटल सब्सक्रिप्शन चंदे हैं 7,520 हो जाएंगे। इसके बाद एंट्री फीस में कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, इसको सीधा 4,960 लिखेंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यह भी इनकम है, इन्वेस्टमेंट की इनकम है, वहां का ब्याज है। इसके अलावा और कोई इनकम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, 760 यानी 760 रुपए। सन्ड्री रिसिप्ट्स, विविध प्राप्तियां, ये 320 रुपए की हैं। फिलहाल आपको इतनी बातें ध्यान से समझनी होंगी। इसके बाद आप खर्चों की ओर आएंगे। सबसे पहले सामान्य व्यय यानी जनरल एक्सपेंसेज 2,160 का है। इसमें आउटस्टैंडिंग 200 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, जो कि नीचे अलग से इंफॉर्मेशन में दिया गया है। उसको ऐड करेंगे तो 2,360 रुपए यानी 2,360 रुपए लिखेंगे। टू सैलरी एंड वेजेज 12,200 लिखा है, लेकिन इसके बारे में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में 700 का बकाया बोला गया, अदत्त बोला गया, आउटस्टैंडिंग के नाम से उसको ऐड कर देंगे। 12,900 का टोटल सैलरी एंड वेजेज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 15% काटने के लिए नीचे बोला गया है। 3,200 रुपए का फर्नीचर है, उसका 15% काटेंगे, 480 रुपए आएगा। उसके बाद रेंट एंड टैक्स है 2,240 का, 2,240, एंड न्यूज़पेपर सिंपली 500 रुपए 500 का दिया गया है। हमारा काम होगा हम इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों तरफ का टोटल करेंगे। तो पहले हम एक्सपेंडिचर और इनकम में इनकम का टोटल करेंगे। तो ये साइड हमारा जो टोटल होता है उसको हम एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर का टोटल अलग लिखेंगे। अब ये जानने की कोशिश करेंगे इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा होगा, ये साइड ज़्यादा होगा, तो हम इसी को ही दोनों तरफ लिख देंगे। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो इसको हम दोनों तरफ लिख देंगे। क्वेश्चन के मुताबिक एक्सपेंडिचर वाला साइड ज़्यादा है, यानी ये साइड, इसका जो टोटल है, इसका टोटल है 18,480 रुपए, और इसका जो टोटल है यानी कि 18,480 ज़्यादा है, 18,480 ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं इधर कि हमारी इनकम कितनी है, तो इनकम आपका 7,520, 4,960, 760, 320, ये हो गया 13,560। इसमें से हम 13,560 रुपए घटाएंगे तो यहां पर जो आंसर प्राप्त होगा वो 4,920 प्राप्त होगा। ध्यान देंगे ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है। यहां पर ध्यान देंगे तो इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी खर्चे ज्यादा हैं
और इनकम कम है, तो खर्चा जो ज़्यादा है 18,480 उसी को दोनों तरफ लिखेंगे, और ये जो इनकम है ये कम है तो यहाँ पर लॉस होगा, लॉस को हम डेफिसिट कहेंगे। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस में डेफिसिट बोले तो लॉस कहा जाता है, उसको हम डेफिसिट के नाम से लिखेंगे। यहाँ पर एक लैंग्वेज और भी इस्तेमाल होती है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर यानी ये एक्सेस है, फालतू है। किस पर फालतू है? इनकम पर, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसका शॉर्ट है डेफिसिट, यानी कि घाटा, यानी न्यूनता, यानी कि लाभ के बजाय हानि। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। इस क्वेश्चन को अपनी बुक में अवश्य मिलाइए और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना कंज्यूम हुआ है, और हम फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे, अंतिम खाते बनाएंगे, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का यूज कैसे करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना कंज्यूम हुआ है उसको हम यहाँ पर एक फॉर्मेट के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सबसे पहले लिखेंगे, उसमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 70,000 का उसको जोड़ेंगे तो 74,000 का टोटल स्टेशनरी हो चुका है। लेकिन इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2020 के स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, वो है 11,000 का। और ओपनिंग क्रेडिटर्स यानी जो पिछले साल का 2019 के क्रेडिटर हैं उनको ओपनिंग क्रेडिटर्स बोलेंगे, उनको हम यहाँ पर दोनों को जोड़ के 14,000 है, 74 में से हम 14,000 को निकाल देंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय कहाँ क्या दिखाएंगे ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट का रकम भी हमें बताना होगा। ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में 11,000 का क्लोजिंग स्टॉक 2020 वाला ये जाएगा एसेट्स में, क्योंकि ये बचा हुआ स्टॉक है स्टेशनरी का, ये एसेट्स होता है। 2020 के क्रेडिटर्स नहीं हैं, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दिए गए हैं। अगर दिए होते तो वो इधर आते लायबिलिटी साइड में, फिलहाल नहीं दिए होने की वजह से उनको कहीं लिखा नहीं जाएगा। अगर लिखे होते तो हमने बता दिया उसका क्या ट्रीटमेंट होता, एक तो यहाँ लिखते और एक यहाँ लिखा जाता और हम ऐड कर देते, तब फिर 3 रकम जोड़ दी जाती। फिलहाल नहीं है, तो इस प्रकार से आपने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ट्रीटमेंट पूरी तरह से इसका जो लेखा जोखा है, हिसाब किताब फाइनल अकाउंट के लिए समझ लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना के दिखाइए, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले उसी इंफॉर्मेशन से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट यहाँ पर होगा और इधर होगा पेमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा सिर्फ नगद रकम प्राप्त होने वाली अमाउंट को ही लिखना होगा, चाहे वो किसी भी ईयर की हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ नगद से, कितना रुपया हमारे पास नगद आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कैश बैलेंस जो नीचे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019 को इनके पास 1600 रुपये 1600 का रोकड़ का बैलेंस यानी कैश बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन इन्हें जो प्राप्त हुआ है 31 मार्च 20 में, यानी इस 12 महीनों के अंदर 21,600 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, जबकि पिछले साल का भी 2,400 रुपये इनको प्राप्त हो गया है। कुल 24,000 सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है नगद। रूम रेंट 1,200 रुपये का प्राप्त हुआ है और रिफ्रेशमेंट की इनकम 14,800 प्राप्त हुआ है। इसके बाद सैलरी 10,400 है। इसमें आपको आउटस्टैंडिंग या बकाया इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा, ओनली कैश रिसीव्ड पर ध्यान देना होगा। रिपेयर 2,000 का पूरा लिखेंगे, जबकि रिपेयर में नीचे 800 का आउटस्टैंडिंग है, उसको इग्नोर मार देंगे।
क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देंगे। बकाये से हमें कोई मतलब नहीं है, जितना कैश पेमेंट हुआ है सिर्फ उसी से मतलब है। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी 2400 का है। रिफ्रेशमेंट मटेरियल यानी जलपान की सामग्री 12000 की है, जबकि इसमें आउटस्टैंडिंग है लेकिन उसको हम इग्नोर कर देंगे। वॉचमैन का वेजेज है, चौकीदार की मजदूरी 8000 का। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत व्यय है 3600 का, पूरा लिखेंगे। रेंट एंड टैक्स इसमें है 6400 रुपये का। 6400 रुपीज का है यहाँ पर रेंट एंड टैक्स। अब जो हमारा अगला काम होगा वो होगा हम रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे। अगर रिसिप्ट का टोटल करेंगे तो 48,800 यानी कि 48,800 रुपये का है। इसमें से इसको यानी एक्सपेंडिचर मतलब कहने का कि पेमेंट की तरफ के खर्चे को, सभी खर्चे को, पेमेंट को घटाएंगे। तो जो हमारा इनकम है वो 48,800 है, इसको दोनों तरफ लिखेंगे। यानी जो रकम प्राप्त होने वाली हमारे पास रकम प्राप्त हो रहा है, इनकम हो रही है, वो टोटल 48,800 यानी 48,800। रिसिप्ट हमने लिखा आर यानी रिसिप्ट 48,800, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद जो पेमेंट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल वो 44,800 है। हम 48,800 में से 44,800 को घटाएंगे तो 4,000 रुपये का कैश का बैलेंस होगा, उसको हम यहाँ पर कैश के सामने लिख देंगे। इस प्रकार से इनका मुख्य मकसद था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बना करके इस कैश के बैलेंस को पता लगाने का, जो कि आप आंसर में देख भी रहे हैं। वहां पर रोकड़ का बैलेंस 4,000 रुपये लिखा हुआ है। इस प्रकार से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति और भुगतान खाता बन चुका है। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन लेंगे 21,600 रुपये। 21,600 में आउटस्टैंडिंग है 3600 का, उसको जोड़ देंगे 25,200 रुपये हो गए, 25,200। रूम रेंट है 1,200 रुपये का, पूरा 1,200 रुपये लिखेंगे, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई एडवांस नहीं। स्पोर्ट फीस से भी 7200 की इनकम हुई है, पूरी लिखेंगे। रिफ्रेशमेंट इनकम 14,800, पूरा लिखेंगे। इसके बाद हम एक्सपेंडिचर में आएंगे। सैलरी पूरी 10,400, जैसे दिया वैसे लिखेंगे। रिपेयर 2,000 का है। मरम्मत उसमें 800 का आउटस्टैंडिंग नीचे लिखा हुआ है, उसको जोड़ के 2,800 रुपये का हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी पूरे, छपाई व स्टेशनरी वहाँ लिखा हुआ है, लेखन सामग्री का पैसा 2,400 रुपये। रिफ्रेशमेंट मटेरियल यानी कि जलपान गृह की सामग्री 12,000 है, लेकिन उसमें नीचे बकाया भी बताया गया है 2,400 रुपये का, उसको जोड़ देंगे 14,400 रुपये हो गए। इसके बाद वॉचमैन की वेजेज यानी कि चौकीदार की मजदूरी 8,000 रुपये की है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई एडवांस नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज 3,600 रुपये पूरे लिखे जाएंगे यानी विद्युत व्यय। रेंट एंड टैक्स 6,400 का है। हमारा यहाँ तक का टोटल यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 48,000 यानी 48,000 होगा। एक्सपेंडिचर का हमने एक्सपेंडिचर लिखा है। इनकम की तरफ का जो टोटल है 48,000 यानी 48,400 होगा। तो इनकम ज़्यादा है, उसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे। एक्सपेंडिचर को घटाने के बाद जो 400 रुपये आया है वो सरप्लस है, उसको हम यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस के नाम से, यानी इनको फ़ायदा हुआ। इस संस्था को इस लेन देन में 400 रुपये का फायदा हुआ है, जिसको हम सरप्लस के नाम से लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने समाप्त हो गया।